क्वेश्चन नंबर 1 है, इन हैच एंड स्लैक पाथवे द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इज। हैच एंड स्लैक साइकिल बोलने का मतलब होता है C4 साइकिल। C4 साइकिल का प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर क्या है? फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। तो फोर्थ आंसर है, इसमें कुछ सोचना नहीं। C3 का प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर RuBP होता है और C4 का PEP, तो फर्स्ट का फोर्थ आंसर है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, रिमूवल ऑफ शूट टिप इज वेरी यूजफुल टेक्निक टू बूस्ट द प्रोडक्शन ऑफ टी लीफ। दिस इज बिकॉज। ये क्या कह रहा है कि शूट टिप को रिमूव करने से चाय का प्रोडक्शन में बूस्टअप हो जाता है, बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि टिप को रिमूव करने से ऑक्सिन का इफेक्ट खत्म हो जाता है और लेटरल ब्रांचेज जो होते हैं वो ग्रोथ करने लगते हैं। साइटोकाइनिन का काम होता है। देखिए, अगर हम लोग बात करते प्लांट का, इस तरह से ये प्लांट है, ऑक्सिन का काम होता है एपिकल डोमिनेंस करना, एपेक्स सबसे ऊपर रहना है, लेटरल ब्रांचेज के ग्रोथ को रोकते रहता है। और हमें पता है चाय ना टी के ट्विग से बनता है। अगर इस ऑक्सिन को यहाँ से रिमूव कर दे, यानी टिप काट करके रिमूव कर दे, तो लेटरल ब्रांचेज का फॉर्मेशन होगा और इस लेटरल ब्रांचेज पे भी नए नए ट्विग बनने लगेंगे। लेटरल ब्रांचेज का फॉर्मेशन होगा और इस पर नए नए ट्विग बनने लगेंगे। तो इससे क्या होगा? चाय का प्रोडक्शन बढ़ेगा। यानी ये क्वेश्चन जो है ऑक्सिन के इफेक्ट को खत्म करना है ताकि साइटोकाइनिन अपना वर्क करे और ज़्यादा से ज़्यादा लेटरल ब्रांचेज का ग्रोथ हो। तो फर्स्ट ऑप्शन देख रहे हैं, जिब्रेलिन्स डिले द सेनेसेंस ऑफ लीफ। इससे कोई मतलब नहीं है। जिब्रेलिन्स प्रिवेंट बॉल्टिंग एंड आर इनएक्टिवेटेड, ये गलत है, बॉल्टिंग से कोई लेना देना नहीं होता है। ऑक्सिन प्रिवेंट लीफ ड्रॉप एट अर्ली स्टेज, ऑक्सिन के लीफ ड्रॉप से कोई मतलब नहीं होता है क्योंकि चाय तो टी के ट्विग से बनता है। इफेक्ट ऑफ ऑक्सिन इज रिमूव एंड ग्रोथ ऑफ लेटरल बर्ड इज इनहांस। यही देख रहे हैं ना, लेटरल बर्ड का ग्रोथ इनहांस हो गया। फोर्थ आंसर। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, वन साइंटिस्ट कल्चर्ड क्लैडोफोरा इन ए सस्पेंशन ऑफ एजेटोबैक्टर एंड इल्यूमिनेटेड द कल्चर बाय splitting light through a prism. He observed that aerobic bacteria accumulate mainly in the region of blue and red light. फर्स्ट ऑप्शन होगा। ये हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया था कि जब लाइट को हम लोग पास करते हैं प्रिज्म से और क्लैडोफोरा के ऊपर लाइट आते हैं, तो इसमें 7 कलर का बैंड बनता है। लेकिन एरोबिक बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा एक्यूमुलेट होता है ब्लू और रेड लाइट में, क्योंकि यहाँ पर O2 का इवोल्यूशन ज़्यादा होता है। O2 का इवोल्यूशन ज़्यादा होता है, इसलिए यहाँ पर फोटोसिंथेसिस का रेट ज़्यादा है। तो ये फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रा ऑफ फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो थर्ड का फर्स्ट आंसर होगा ब्लू एंड रेड लाइट। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, in order to increase the yield of sugarcane crop, which of the following plant growth regulator should be spray? sugarcane में मेन प्रोडक्शन जो होता है ना, स्टेम का वेट होता है। तो पूछा जा रहा है कि सुगरकेन के प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए किसका स्प्रे किया जाएगा? जिब्रेलिक एसिड का। क्योंकि हमने बताया था कि जिब्रेलिक एसिड के स्प्रे करने से सुगरकेन का प्रोडक्टिविटी 20 टन पर एकड़ से इंक्रीज हो जाता है। इंटरनोडल इलोंगेशन होता है, प्लांट का हाइट ज़्यादा होगा तो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगा। तो फोर्थ का फोर्थ आंसर। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सोल्यूट इन प्लांट? रिक्वायर्ड ATP, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट का फीचर होता है। अकर्स अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, लो से हाई में होता है, ये भी सही है। नॉन सेलेक्टिव, ये गलत है। फैसिलिटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होते हैं ये दोनों हाईली सेंसिटिव होते हैं इनहिबिटर से और स्पेसिफिक होते हैं मॉलिक्यूल से। स्पेसिफिक का मतलब होता है सेलेक्टिव होते हैं कि एक टाइप के पोर्ट एक ही टाइप के मॉलिक्यूल को पंप करता है। तो थर्ड जो है वो फीचर नहीं है, तो आंसर तो थर्ड ही है। फिर भी मैं फोर्थ ऑप्शन देख रहा हूँ, अकर्स थ्रू मेम्ब्रेन। एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो, डिफ्यूजन हो, चाहे सिंपल या फैसिलिटेड, मेम्ब्रेन का होना ज़रूरी होता है। तो थर्ड जो है वो फीचर नहीं है एक्टिव ट्रांसपोर्ट का।
सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया रिड्यूस नाइट्रेट इन सॉइल इनटू नाइट्रोजन। ये कह रहा है सॉइल से नाइट्रोजन को कहाँ भेज रहा है, एयर में, यानी डीनाइट्रिफिकेशन कर रहा है। तो डीनाइट्रिफिकेशन कौन करते हैं, थायोबैसिलस जो है ऑप्शन में वो। तो फोर्थ आंसर होगा, सिक्स्थ का फोर्थ नंबर आंसर। सेवंथ नंबर क्वेश्चन है व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर व्हेन ए प्लांट सेल इज प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। एक प्लांट सेल लिया है, इसको हमने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाल दिया है। वाटर कहां से कहां मूव करता है, हाइपो टू हाइपर, पानी अंदर जाएगा। तो ये देखिएगा, एक हमें पता है कि हाइपोटोनिक में डाला है तो अंदर हाइपर ही होगा, तो वाटर कहां से कहां मूव करेगा, वाटर विल फ्लो इनटू द सेल, इनटू द सेल। फोर्थ आंसर है, सेवंथ का फोर्थ। वेयर द रिस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी ईटीएस लोकेटेड इन प्लांट। ईटीएस कहां पे लोकेटेड होता है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें कुछ कहना नहीं है, फोर्थ आंसर है। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन है द मेन डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट अक्रॉस ए मेम्ब्रेन इज, अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन इज, एक्टिव ट्रांसपोर्ट अकर्स मोर रैपिडली देन पैसिव ट्रांसपोर्ट। ये गलत है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट स्लो प्रोसेस होता है क्योंकि ये सिम्प्लास्ट के थ्रू होता है, एटीपी को रिक्वायर्ड करता है। सेकेंड ऑप्शन है पैसिव ट्रांसपोर्ट इज नॉन सेलेक्टिव वेयर एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज सेलेक्टिव। अब देखिए, पैसिव में भी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन सेलेक्टिव होता है, एक्टिव ही सेलेक्टिव होता है। ये कह रहा है कि पैसिव नॉन सेलेक्टिव होते हैं, तो ये गलत है। थर्ड ऑप्शन है पैसिव ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्ड ए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अक्रॉस द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन हाई से लो, वेयर एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्ड एनर्जी टू मूव द सॉल्यूट। एक्टिव के लिए लो से हाई भी जा सकता है, एटीपी का होगा, तो ये सही आंसर है। फोर्थ ऑप्शन ऐसे ही पढ़ रहा हूँ, आंसर तो थर्ड ही है, फोर्थ ऐसे पढ़ रहा हूँ। पैसिव ट्रांसपोर्ट इज कन्फाइंड टू एनायनिक कैरियर प्रोटीन वेयर एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज कन्फाइंड टू कैटायनिक चैनल प्रोटीन। ये बिल्कुल ही गलत है, तो थर्ड ही आंसर है। 10th नंबर क्वेश्चन है इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज या आर। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन अलाउ सेल टू सेलेक्ट सब्सटेंस फॉर अपटेक। सही है, ये सेंसिटिव होते हैं और स्पेसिफिक होते हैं, यानी सेलेक्ट कर सकते हैं, ये सही है स्टेटमेंट है। बी है व्हेन एनी प्लांट पार्ट undergoes senescence nutrient may be withdrawal from such region and moves to soil। ये गलत है, moves to कहाँ पे, यंगर पार्ट ऑफ प्लांट, ओल्ड एंड सेनेसेंस से यंगर में जाते हैं, इसमें soil लिख दिया इसलिए ये गलत स्टेटमेंट है। सी स्टेटमेंट कह रहा है प्रोटीन्स आर प्रोटीन दैट फॉर्म हग प्रोटीन इन द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ प्लास्टिड माइटोकॉन्ड्रिया एंड सम बैक्टीरिया। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। डी है द वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर विच इज नॉट अंडर एनी प्रेशर इज टेकन टू बी जीरो। ये स्टेटमेंट भी सही है। डिफ्यूजन इज ए स्लो प्रोसेस, इट कैन अकाउंट फॉर ओनली शॉर्ट डिस्टेंस मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल। ये भी सही है। तो गलत हमारा कौन सा था, सिर्फ बी वाला जो स्टेटमेंट था वही गलत है। ऑप्शन देखेंगे तो थर्ड आंसर जाएगा इसका। 11th नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर द सेल गिवन। यहाँ सेल दिया हुआ है, ओपीटीपी दिया हुआ है। सेल ए का जो डीपीडी होगा, डीपीडी मतलब ओपी माइनस टीपी, तो ए का डीपीडी कितना हो जाएगा 10 और बी का डीपीडी 0। अब यहां है फर्स्ट ऑप्शन है एनी सेल सराउंडिंग कैन एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम सेल ए इफ देयर डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट इज मोर देन 10। कोई भी सेल ए को सराउंड कर रहा है जिसका डीपीडी 10 से ज़्यादा होगा तो वाटर उसमें मूव करेगा। बिल्कुल सही है, वाटर मूव करता है लो डीपीडी से हाई डीपीडी में, तो 10 से ज़्यादा है तो वाटर मूव करेगा सेल के अंदर। सेकेंड ऑप्शन है सेल ए इज
हाइपोटोनिक टू सेल बी। अब देखिए डीपीडी इसका ज़्यादा है, डीपीडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, तो इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा, इसका कंसंट्रेशन कम, तो ये हाइपर होना चाहिए, यहाँ हाइपो लिखा हुआ है, तो यही इनकरेक्ट है। फिर भी मैं आगे पढ़ रहा हूँ। वाटर विल नेचुरली मूव फ्रॉम सेल बी टू ए, ये बिल्कुल सही है, लो डीपीडी से हाई डीपीडी बी टू ए जाएगा। एट ए टाइम सेल ए और बी कैन इंटरेक्ट विथ एनी ऑफ देयर सराउंडिंग सेल, सही है, एक टाइम पे कोई और सेल के साथ भी ये सराउंड कर सकता है, तो इसका गलत स्टेटमेंट जो है ना वो सेकेंड नंबर है। ये है प्रूनिंग ऑफ प्लांट प्रमोट ब्रांचेज बिकॉज द एक्सिलरी बर्ड गेट सिंथेसाइज्ड टू, यही क्वेश्चन, यही वाला डायग्राम। प्रूनिंग करने का मतलब होता है कि टिप को रिमूव कर देना, मेन स्टेम को रिमूव कर देना, तो लेटरल ब्रांचेज ग्रो करने लगते हैं। ये लेटरल ब्रांचेज ग्रोथ क्यों किया? क्योंकि ऑक्सिन का इफेक्ट खत्म हो गया और साइटोकाइनिन अपना काम करना शुरू किया। ऑक्सिन एपिकल डोमिनेंस करता है और साइटोकाइनिन एपिकल डोमिनेंस को ओवरकम करता है। तो यहाँ पूछा गया है कि कौन सा फाइटो हार्मोन सिंथेसाइज हुआ है एक्सिलरी बर्ड में, तो वो साइटोकाइनिन, सेकेंड आंसर होगा। 13th नंबर क्वेश्चन है, स्टडी द फॉलोइंग फिगर इन विच द टू चैम्बर ए एंड बी कंटेनिंग सॉल्यूशन आर सेपरेटेड बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये डायग्राम दिया हुआ है, सॉल्यूट वाटर है और सेमी परमिएबल से सेपरेटेड। नाउ फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से गलत सेलेक्ट करना है। मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल में टेक्स प्लेस फ्रॉम चैम्बर ए टू बी, हाइपो से हाइपर, बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। सेकंड है मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल, ये गलत है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू ना कभी सॉल्यूट का मूवमेंट होता ही नहीं, इसने लिखा है मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल विल टेक्स प्लेस फ्रॉम बी टू ए, ये गलत स्टेटमेंट है। फिर भी मैं आगे भी पढ़ रहा हूँ। चैम्बर बी रिप्रेजेंट द लो सॉल्यूट पोटेंशियल, ये सही है, जितना ज़्यादा सॉल्यूट होगा वाटर पोटेंशियल उतना कम होगा, उतना माइनस में होगा, तो यहाँ है लो सॉल्यूट पोटेंशियल है। सॉल्यूशन ऑफ चैम्बर ए हैज हायर वाटर पोटेंशियल, ये भी सही है, क्योंकि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का वाटर पोटेंशियल ज़्यादा होगा, तो बस सेकंड जो है ये गलत आंसर। 14th नंबर क्वेश्चन है, बल्क फ्लो ऑफ सब्सटेंस थ्रू जाइलम ऑकर्स व्हेन, बल्क फ्लो ऑफ सब्सटेंस कब होगा? ए पॉजिटिव प्रेशर इज डेवलप ड्यूरिंग एक्टिव एब्जॉर्प्शन, एक्टिव एब्जॉर्प्शन में रूट में एक्स्ट्रा वाटर आने की वजह से पॉजिटिव प्रेशर लगता है, स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ए नेगेटिव प्रेशर डेवलप अंडर हाई ट्रांसपेरेशन, ट्रांसपेरेशन ज़्यादा होगा तो रूट में नेगेटिव प्रेशर डेवलप होता है, ये भी सही है। वाटर इज फोर्स टू मूव बियॉन्ड कॉर्टेक्स थ्रू एपोप्लास्टिक मूवमेंट, कॉर्टेक्स से आगे ना सिम्प्लास्ट से जाता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो हमारा आंसर जो होगा इसमें ए और बी स्टेटमेंट आर करेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन जो है यही राइट आंसर होगा। 15th नंबर क्वेश्चन है, रूट प्रेशर इज मैक्सिमम व्हेन, रूट प्रेशर कब मैक्सिमम होता है? जब ट्रांसपेरेशन का रेट लो होता है और एब्जॉर्प्शन का रेट ज़्यादा होता है, एब्जॉर्ब ज़्यादा हो रहा है, लॉस कम हो रहा है। तो ये फर्स्ट जो ऑप्शन है ये कह रहा है ट्रांसपेरेशन इज हाई, एब्जॉर्प्शन इज लो, तो इसमें तो निगेटिव रूट प्रेशर हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन है ट्रांसपेरेशन इज वेरी लो एंड एब्जॉर्प्शन इज हाई, ये सेकेंड आंसर होगा, 15th का सेकेंड। आगे पढ़ने से कोई फायदा तो है नहीं, हमारा सेकेंड ही आंसर है। 16th नंबर है, मैच द फॉलोइंग, कॉलम मैच करना है। नाइट्रोजन कहाँ मिलेगा? प्रोटीन में, हालांकि नाइट्रोजन न्यूक्लिक एसिड में मिलेगा, अगर मैं उससे मैच करवा दूंगा फिर आगे कोई मैच नहीं होगा। तो नाइट्रोजन कहाँ है? प्रोटीन में। कैल्शियम मिडिल लैमेला में, फॉस्फोरस न्यूक्लिक एसिड में और आयरन कैटालेज के जैसा, कैटलिस्ट के जैसा काम करता है। इससे मिलाएंगे ना तो थर्ड आंसर जाएगा, तो 16th का थर्ड। 17th नंबर क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग हाउ मेनी माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट, मैक्रो और माइक्रो कितने कितने हैं? सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कॉपर कौन कौन सा हमारे ऑप्शन में है, सल्फर, कैल्शियम,
जिंक, मैग्नीज, मैग्नीशियम, क्लोरीन, आयरन और बोरोन। मैक्रो एलिमेंट कौन सा होता है? हम लोग बोलते थे ना चॉपकंस का मग, CHOPKNS का मग, नहीं। और माइक्रो एलिमेंट कौन सा? मनमोजन, बकू, फेकल, नहीं। अब देखिए, तो इसमें देखते हैं कॉपर क्या है, यहां है माइक्रो ना, सल्फर ये रहा मैक्रो, तो सल्फर मैक्रो। कैल्शियम क्या है? मैक्रो। जिंक ये रहा माइक्रो। मैग्नीज माइक्रो। मैग्नीशियम मैक्रो। क्लोरीन माइक्रो। आयरन माइक्रो। बोरोन माइक्रो। अब देखिए कितने माइक्रो हैं? 1 2 3 4 5 6। अब मैक्रो कितने हैं? 1 2 3। तो माइक्रो 6 और मैक्रो 3 सेकेंड आंसर। 18th नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सर्टेन प्रोटीन, ऑल न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोटाइड एंड रिक्वायर्ड फॉर ऑल फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन। ये फॉस्फोरस के बारे में। फॉस्फोरस सेल मेम्ब्रेन में भी फॉस्फोलिपिड में प्रेजेंट होते हैं, कुछ प्रोटीन में भी होते हैं, सारे न्यूक्लिक एसिड में होता है, न्यूक्लियोटाइड में, एटीपी में, इन सब चीज़ों में होता है। तो सेकेंड आंसर है। 19th नंबर क्वेश्चन है, मिनरल एसोसिएटेड विथ रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन होता है जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली परफॉर्म करते हैं। तो ये कौन कर सकते हैं? वो मेटल जिसका वेरिएबल वैलेंसी है। तो यहाँ पे कौन से होते हैं? आयरन और कॉपर। सेकेंड होगा आंसर 19th का। 20th नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ मिनरल। मिनरल के डिफिशियंसीज नहीं होता है। क्लोरोसिस मिनरल के डिफिशियंसीज होता है। इटियोलेशन सनलाइट के डिफिशियंसीज होता है। किसी भी ग्रीन प्लांट को डार्क रूम में रख देते हैं, वो वाइट और येलो हो जाता है, तो उसी को इटियोलेशन कहते हैं, डिस्ट्रक्शन ऑफ क्लोरोफिल इन एब्सेंस ऑफ लाइट। तो सेकेंड आंसर होगा। बाकी शॉर्टनिंग ऑफ इंटरनोड या इसी को स्टंटेड ग्रोथ भी कह देते हैं, नेक्रोसिस, ये सब मिनरल की डिफिशियंसी होगा। तो 20th नंबर का सेकेंड आंसर। 21st नंबर है, एनी मिनरल आयन कंसंट्रेशन इन टिश्यू डेट रिड्यूसेस द ड्राई वेट ऑफ टिश्यू बाय 10% इज कंसीडर्ड टॉक्सिक। टिश्यू के ड्राई वेट को 10% से कम करता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्रिटिकल टॉक्सिक कंसंट्रेशन या टॉक्सिक कंसंट्रेशन। तो 21st का फर्स्ट आंसर। 22nd नंबर क्वेश्चन है, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। इसमें से कितने हैं जो इनकरेक्ट है? सबसे फर्स्ट है, ए में पढ़ रहा हूं, टू मोस्ट इंपॉर्टेंट एमाइड एस्पार्जिन एंड ग्लूटामिन आर फाउंड इन प्लांट आर ए स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ प्रोटीन। बिल्कुल सही है। इन एमाइड द हाइड्रोक्सिल पार्ट ऑफ एमिनो एसिड इज रिप्लेस्ड बाय अनदर NH2 माइनस रेडिकल। ये भी सही है। सी में है, अलॉन्ग विथ ट्रांसपेरेशनल स्ट्रीम ऑफ नोड्यूल्स ऑफ सम प्लांट सोयाबीन एक्सपोर्ट द फिक्स नाइट्रोजन एज यूराइड। ये भी सही है। ज़्यादातर प्लांट एमाइड के फॉर्म में करते हैं, लेकिन कुछ प्लांट जो है जैसे सोयाबीन का वो यूराइड के फॉर्म में, तो ये सही है। यूराइड हैव ए पार्टिकुलरली हाई नाइट्रोजन टू कार्बन रेशियो। ये भी सही है। ई है, व्हेन राइजोबियम लिव इन एरोबिक कंडीशन एज ए फ्री लिविंग माइक्रोब नाइट्रोजनेज रिमेन्स ऑपरेशनल। ये गलत। नाइट्रोजनेज एंजाइम एनरोबिक कंडीशन पे काम करता है। यही रीजन है कि राइजोबियम फ्री लिविंग में नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करता, उसे एक सिम्बायोंट की आवश्यकता है जो एनरोबिक कंडीशन को क्रिएट करे। तो ये स्टेटमेंट गलत है। और एफ में है, फ्रैंकिया प्रोड्यूसेज नाइट्रोजन फिक्सिंग नोड्यूल
ऑन द रूट ऑफ नॉन लेग्यूमिनस प्लांट, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो अब इसमें सही स्टेटमेंट जो है एफ तक में एक ही गलत है, बाकी सब सही है। तो यहाँ पूछा गया है इनकरेक्ट स्टेटमेंट कितने हैं, तो एक इनकरेक्ट है, ई वाला वो इनकरेक्ट है, बाकी सब करेक्ट है, सेकेंड आंसर जाएगा। 23rd नंबर क्वेश्चन है प्लांट रीस्टोर्ड टू द एयर वट एवर ब्रीदिंग एनिमल एंड बर्निंग कैंडल रिमूव, दिस वॉज फर्स्ट हाइपोथेटाइज बाय जोसेफ प्रिस्टली। ये प्रिस्टली का एक्सपेरिमेंट था, उसने बताया था कि प्लांट जो होते हैं ना रीस्टोर्ड करता है एयर को, डैमेज एयर को रीस्टोर्ड करता है, जो बर्निंग ऑफ एनिमल से और ब्रीदिंग ऑफ कैंडल से और ब्रीदिंग ऑफ एनिमल से निकलते हैं, उस एयर को रीस्टोर्ड करते हैं। जोसेफ प्रिस्टली ने बोला था, सेकेंड आंसर होगा। मिनरल इन्वॉल्व इन फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर आर, फोटो ऑक्सीडेशन में तो मेनली मैग्नीज और क्लोरीन आयन होते हैं, लेकिन कभी कभी कैल्शियम भी कहते हैं, फर्स्ट ही आंसर होगा इसका। 25th नंबर क्वेश्चन है रिलीज ऑफ 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ए ग्रीन लीफ इंड्यूसेज रिडक्शन ऑफ हाउ मेनी मॉलिक्यूल ऑफ CO2। फोटोसिंथेसिस का अगर इक्वेशन लिखेंगे तो हम लोग कहते हैं कि 6 CO2 प्लस 6 H2O, लाइट और क्लोरोफिल होना चाहिए, C6H12 O6 प्लस 6O2, ये ना। अब यहां क्वेश्चन है रिलीज ऑफ 6 मॉलिक्यूल ऑफ O2 ऑक्सीजन, ग्रीन प्लांट में कितने मॉलिक्यूल CO2 चाहिए, तो 6 फर्स्ट आंसर होगा। 26 नंबर क्वेश्चन है इफ देयर आर 12 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 टू बी फिक्स्ड इन फोटोसिंथेसिस देन हाउ मेनी टर्न ऑफ केल्विन साइकिल एंड हाउ मेनी मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज विल बी सिंथेसाइज रिस्पेक्टिवली। एक केल्विन साइकिल में एक CO2 फिक्स होता है, और जब 6 CO2 फिक्स होते हैं तो 1 मोल ग्लूकोज बनता है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि 12 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 के लिए, तो 12 मॉलिक्यूल के लिए 12 टर्न चलेगा, और 6 टर्न से 1 मोल ग्लूकोज, तो 12 से 2 मोल ग्लूकोज, तो 12 टर्न और 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, फोर्थ आंसर होगा। 27th नंबर क्वेश्चन है नॉन साइक्लिक फोटो phosphorylation यानी लाइट रिएक्शन इज ए रिजल्ट ऑफ एन इंट्रैक्शन ऑफ फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। देयर इज ए कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, सबसे पहले वाटर से वो इलेक्ट्रॉन जाएगा PS2 को, PS1 को, NADP प्लस को, फर्स्ट ही आंसर है। 28th नंबर क्वेश्चन है इन C4 प्लांट फोटो रेस्पिरेशन डज नॉट अकर्स बिकॉज, C4 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, दे एग्जिबिट स्कोटो एक्टिव पैटर्न ऑफ स्टोमाटल मूवमेंट, ये गलत है, ये तो कैम प्लांट में होता है स्कोटो एक्टिव। दे हैव मैकेनिज्म टू दैट इंक्रीज द CO2 कंसंट्रेशन एट द एंजाइम साइड, ये सही है। जब भी मीजोफिल सेल वाला जो मैलिक एसिड है बंडल शीथ में पाइरुविक में चेंज होगा तो CO2 को रिलीज करेगा, रूबिस्को को कभी CO2 की कमी होगी नहीं तो फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगा, सेकेंड आंसर है। फिर भी मैं आगे पढ़ रहा हूँ C4 प्लांट डू नॉट हैव रूबिस्को, ये तो गलत है, C4 प्लांट के बंडल शीथ में तो रूबिस्को ही होता है, एंड पेप्केज फंक्शनल एट द सेम टाइम, ये गलत है। और फोर्थ ऑप्शन है दे डू नॉट फॉर्म ट्रांसपेरेशनल पुल फोर्स, इससे कोई मतलब नहीं है, 28 का सेकेंड। 29th नंबर क्वेश्चन है ग्रोथ पैटर्न शोन बिलो कैन नॉट बी यूज टू एक्सप्लेन द ग्रोथ, ये ज्योमेट्रिक ग्रोथ का कर्व दिया गया है कि 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 32 ऐसे करके बढ़ रहे हैं, ज्योमेट्रिक ग्रोथ किस में नहीं हो सकता है, क्वेश्चन सिर्फ ये है। बैक्टीरिया इन लैब, बैक्टीरिया को अगर लैब में कल्चर करेंगे तो वो ज्योमेट्रिक ग्रोथ ही शो करेगा तब तक जब तक न्यूट्रिएंट काफ़ी ज़्यादा होगा। एल्गल ब्लूम ज्योमेट्रिक ही होता है। क्रॉप ग्रोइंग इन फील्ड, ये नहीं हो सकता। इंसेक्ट ड्यूरिंग रेनी सीजन, ये भी ज्योमेट्रिक ग्रोथ करता है। तो 29 का थर्ड होगा जो नहीं डिपिक्ट हो रहा है, तो वही आंसर है।
30th नंबर क्वेश्चन है, एन एपरेटस कॉमनली यूज टू डिमोन्स्ट्रेट फोटोट्रॉपिज्म इज। हेलियोट्रैपिक चैम्बर होता है जो फोटोट्रॉपिज्म को डिमोन्स्ट्रेट करते हैं। क्लिनोस्टेट जो होते हैं ये जियोट्रॉपिज्म को डिमोन्स्ट्रेट करता है। ऑक्जेनोमीटर जो होते हैं ग्रोथ को मेजर करता है। पोटोमीटर जो होते हैं ट्रांसपेरेशन के रेट को मेजर करता है। हेलियोट्रैपिक चैम्बर फोटोट्रॉपिज्म को डिमोन्स्ट्रेट करता है, क्लिनोस्टेट जियोट्रॉपिज्म को, ऑक्जेनोमीटर ग्रोथ को और पोटोमीटर ट्रांसपेरेशन के रेट को। 31st नंबर क्वेश्चन है, प्रमोशन ऑफ फ्लावरिंग बाय ए पीरियड ऑफ लो टेम्परेचर इज सीन इन प्लांट लाइक, यानी लो टेम्परेचर से ट्रीट करने से फ्लावरिंग प्रमोट हो जाता है, यानी वर्नलाइजेशन किसके प्लांट में किया जाता है, तो बाइनियल को एनुअल बनाने में करते हैं। तो इसका आंसर होगा शुगर बीट और कैबेज। यही वो बाइनियल प्लांट है जिसमें वर्नलाइजेशन करने से 2 सीजन के बदले 1 सीजन में फ्लावर होगा। तो 31 का 4th है। 32 नंबर क्वेश्चन है, ग्लिसरॉल वुड इंटर द रेस्पिरेटरी पाथवे आफ्टर बीइंग कन्वर्टेड टू PGAL। लिपिड टूटता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। फैटी एसिड ज्वाइन करता है बीटा ऑक्सीडेशन करके एसिटाइल कोएंजाइम को, और ग्लिसरॉल ज्वाइन करता है 3PGAL को। तो यहाँ हमने PGL लिखा है, तो 32 का 1st। 33 नंबर क्वेश्चन है, हाउ मेनी ATP आर प्रोड्यूस्ड इन माइटोकॉन्ड्रिया बाय सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन ओनली इफ 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एज ऑक्सीडाइज कंप्लीटली। अगर हम लोग बात करते सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से 4 ATP बना है, 2 ATP ग्लाइकोलाइसिस में और 2 ATP क्रेब साइकिल में। तो यहाँ ग्लाइकोलाइसिस वाला तो नहीं हुआ क्योंकि पायरुविक एसिड ऑक्सीडाइज हुआ है। यहाँ 2 मोल्स ऑफ पायरुविक एसिड जब कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होगा तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से 2 ही ATP बन सकते हैं। तो 33 का 1st होगा। 34th नंबर क्वेश्चन है, एंजाइमेटिक कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व इन माइटोकॉन्ड्रियल ETS विच कंटेन बोथ कॉपर एंड आयरन। ये पूछा जा रहा है कौन सा ETS का कॉम्प्लेक्स है जिसमें आयरन और कॉपर दोनों होते हैं। तो वो कॉम्प्लेक्स 4 है, A3 कॉम्प्लेक्स वाला, तो उसमें कॉम्प्लेक्स 4th होगा, 4th आंसर। 35 नंबर क्वेश्चन है, फ्यूमेरेज एंजाइम कन्वर्ट किस चीज़ में, तो फ्यूमेरिक एसिड को मैलिक एसिड में चेंज करता है। अगर याद हो वाटर मॉलिक्यूल वहाँ पर यूज होते थे जो फ्यूमेरिक एसिड को मैलिक एसिड में चेंज करता था। 3rd होगा आंसर। 36 नंबर क्वेश्चन है, द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ पायरुविक एसिड बाय स्टेप वाइज रिमूवल ऑफ ऑल द हाइड्रोजन एटम लिविंग 1 मोल मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड से क्या बन सकता है। 2 मॉलिक्यूल ऑफ FADH2, ये तो 2 मोल पायरुविक एसिड से बनेगा। 3 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, ये सही है, 3 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, क्योंकि अगर हम लोग बात करते 2 मॉलिक्यूल लेते पायरुविक से तब तो 6 CO2 रिलीज होता, तो 1 से 3 होगा, ये सही है। 2 मॉलिक्यूल ऑफ GTP, 2 मॉलिक्यूल ऑफ GTP तो 2 मोल पायरुविक से बनेगा, यहाँ तो 1 से है। और 4th है 3 मॉलिक्यूल ऑफ NADPH2, NADPH2 तो बनता ही नहीं है यहाँ पे रिस्पिरेशन में, तो इसका आंसर 2nd होगा, 3 मॉलिक्यूल ऑफ CO2। 37 नंबर क्वेश्चन है, इन द प्रोसेस ऑफ एरोबिक रिस्पिरेशन हाउ मेनी ATP मॉलिक्यूल विल बी जनरेटेड फ्रॉम फर्स्ट फॉर्म मॉलिक्यूल ऑफ ट्रायोज फॉस्फेट। ये क्वेश्चन फिर से लेन दिया गया, देखिए जब फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट ब्रेक हुए थे तो बना था 3PGAL और DHAP में, ये दोनों ही 3-3 कार्बन के, तो इसी को ट्रायोज फॉस्फेट बोलते हैं। अब पूछा गया है कि इससे कितना ATP जनरेट होगा, कितने से, फर्स्ट फॉर्म मॉलिक्यूल ऑफ ए ट्रायोज फॉस्फेट, 1 से। देखिए ये जब चेंज हो जाएगा,
ये फर्दर चेंज हो जाएगा 1,3 डाई PgAl में H3PO4 को यूज करके। फिर ये यहाँ से चेंज हो जाएगा, NaDH2 निकालेगा, फिर ये यहाँ से रिलीज करेगा ATP को, और एक ही बार में मैं इसको चेंज कर दिया कि ये चेंज हो जाएगा PEP में, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट में। और ये फिर यहाँ से ATP रिलीज करेगा। आज मैं एक एक मोल से लिख रहा हूँ, इसलिए 1 ATP रिलीज करेगा और चेंज हो जाएगा पाइरुविक एसिड में। देखिएगा इससे कितना ATP, 3 ATP और 2 ATP ये है, मतलब यहाँ से एक ATP और यहाँ से एक ATP, तो ये हो गया 5 ATP ये ग्लाइकोलाइसिस से। लिंक रिएक्शन में NaDH2 बनता है, तो 2 NaDH2 ATP, वो तो 2 टर्न में। तो लिंक रिएक्शन में सिंगल टर्न से 1 मोल से कितना ATP, 3 ATP। और क्रेब साइकिल में 2 से बनते हैं 24 ATP 2 टर्न से। तो सिंगल टर्न क्रेब साइकिल क्या देगा, 12 ATP। 2 टर्न से 24, तो एक टर्न से 12, तो 12 और 3 15 और 5 यानी 20 ATP होगा आंसर इसका। 37 का सेकेंड आंसर होगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, इन प्रोकैरियोटिक सेल नंबर ऑफ ATP जनरेटेड फ्रॉम 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज। प्रोकैरियोट में 1 मोल ग्लूकोज से कितने ATP बनेंगे, तो 38 ATP। यूकैरियोट में 36, क्वेश्चन में प्रोकैरियोट लिखा हुआ है तो 38 ATP सेकेंड होगा आंसर। 39 नंबर क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ एंजाइम विच पार्टिसिपेट इन क्रेब साइकिल आर फाउंड इन। क्रेब साइकिल का ज़्यादातर एंजाइम प्रोकैरियोट में साइटोप्लाज्म में और यूकैरियोट में माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में मिलता है, सिर्फ एक सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज को छोड़ करके, जो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में और प्रोकैरियोट के मीजोजोम या सेल मेम्ब्रेन में होता है। तो ये कहाँ मिलेगा क्रेब साइकिल के ज़्यादातर एंजाइम, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, फर्स्ट आंसर है। 40th नंबर क्वेश्चन है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन रिलीज सिर्फ ATP को। नॉन साइक्लिक में NADPH2 और ATP दोनों चीज बनते हैं, लेकिन साइक्लिक में सिर्फ ATP बनता है, थर्ड आंसर है। 41 नंबर क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट मैच। मैचिंग कॉलम है, OEC यानी ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स है। ये क्या करता है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर करता है। NADP रिडक्टेज कहाँ लोकेटेड है, आउटर सरफेस ऑफ थैलेक्वाइडल मेम्ब्रेन। सक्सेनाइल कोएंजाइम ए क्लोरोफिल के सिंथेसिस में हेल्प करता है। और फियोफाइटिन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। इससे मैच कराएंगे तो फर्स्ट आंसर होगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, विच ग्रुप ऑफ प्लांट आर नॉट बेनिफिटेड बाय CO2 फर्टिलाइजेशन इफेक्ट। CO2 फर्टिलाइजेशन इफेक्ट क्या है, CO2 के कंसंट्रेशन को बढ़ाने से रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ता है, तो इसी को CO2 फर्टिलाइजेशन इफेक्ट कहते हैं। और हमें पता है कि C4 प्लांट का जो CO2 सैचुरेशन पॉइंट है वो 360 ppm है, और C3 प्लांट का जो CO2 सैचुरेशन पॉइंट है ये 450 है। तो CO2 फर्टिलाइजेशन इफेक्ट बेनिफिशियल सिर्फ C3 प्लांट में होता है। तो यहाँ पूछा गया है कि किस में नहीं होगा बेनिफिशियल, CO2 फर्टिलाइजेशन इफेक्ट बेनिफिट किस में नहीं देगा, तो C4 प्लांट में। C4 प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर यहाँ लिखा हुआ है, प्लांट रिक्वायर्ड 3 ATP पर CO2 फिक्सेशन। 3 ATP तो C3 में चाहिए, हमें C4 खोजना है। प्लांट विथ क्रेंज एनाटॉमी, ये C4 का फीचर है, तो 42 का सेकंड आंसर है। फिर भी मैं आगे पढ़ देता हूँ। थर्ड ऑप्शन है, प्लांट हैविंग हाई रेट ऑफ फोटो रिस्पिरेशन। C4 में तो फोटो रिस्पिरेशन कभी नहीं होता है।
और प्लांट हैविंग सिंगल कार्बोक्सिलेशन, ये C3 का है। C4 में तो 2 बार कार्बोक्सिलेशन होता है, एक बार म्यूजोफिल में और एक बार बंडल शीथ में, तो इसका सेकेंड आंसर होगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, कन्वर्सन ऑफ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट टू फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट इन रिस्पिरेशन रिक्वायर्ड, किस चीज को? फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज को। इसी को हम लोग पेसमेकर एंजाइम ऑफ ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। 43 का थर्ड। 44th नंबर क्वेश्चन है, ऑन मैकेनिज्म ऑफ एटीपी फॉर्मेशन बोथ इन क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया इज एक्सप्लेन बाय मिशेल्स कैमी का ये ऑस्मोटिक थ्योरी था जिसने एक्सप्लेन किया था एटीपी सिंथेसिस को माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में। तो आंसर होगा केमी ऑस्मोटिक थ्योरी फर्स्ट। 45 नंबर क्वेश्चन है, डिफिशियंसी ऑफ विच ग्रुप ऑफ एलिमेंट कैन कॉजेज इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन इन प्लांट? नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर और मोलिब्डेनम, NKSMO फर्स्ट आंसर है। 25 नंबर का फर्स्ट यही था।